जिन्होंने ये कहानी भेजी है उनका नाम अमर है। ये एक सच्चा वाक्य है जो उनके ही धुला शहर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अमर कहते हैं कि ये एक सच्चा और खौफनाक वाक्य 2013 का है और लोग आज भी इसकी बातें करते हैं। अमर लिखते हैं, धुले शहर के बाहर एक बड़ा सा चौराहा था जहां से एक रास्ता शहर के अंदर और दूसरा रास्ता 40 गांव की ओर जाता था। इसीलिए उसे 40 गांव चौराहा भी कहते थे। वह एक काफी व्यस्त चौराहा था। वह एक ऐसा पॉइंट था जहां से शहर और बाकी गांव नजदीक पड़ते थे। इसीलिए अक्सर सारे बसेस और गाड़ियां शहर के अंदर जाने की बजाय वहीं पर रुकती थी। उस चौराहे पर कई सारे रिक्शा वाले रुकते थे जो धुले शहर के अंदर या फिर नजदीकी गांव में ट्रिप लगाया करते थे। उन्हीं रिक्शा वालों में से एक था संतोष। संतोष उस वक्त 28 साल का था और उसे उस चौराहे पर रिक्शा चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके थे। उसके पुराने साथी बताते हैं कि पहले संतोष काफी अच्छा और मेहनती लड़का था। उसने भाड़े पर रिक्शा चला चला कर 2 साल के भीतर खुद की एक नई रिक्शा खरीद ली थी। उसका स्वभाव मिलनसार था, जिस वजह से उसके काफी दोस्त बन गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा दोस्त होने से अच्छा है कम दोस्त हो लेकिन अच्छी सलाह देने वाले, क्योंकि बुरी सलाह देने वाले दोस्तों की वजह से हमारी जिंदगी को बुरे बनते देर नहीं लगती। संतोष के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। शुरुआत में उसके कई सारे अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ समय बाद उसके कुछ बुरे और लालची लोगों के साथ दोस्ती बढ़ गई। वह लोग भी बाकी रिक्शा वालों की तरह उसी चौराहे पर रिक्शा चलाते थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग था। वह कभी भी ईमानदारी से भाड़ा नहीं लेते थे। हालत और लोगों की मजबूरियों को देखकर वह ज्यादा किराया मांगते थे। बुजुर्ग व्यक्ति हो, लोगों के साथ छोटे बच्चे हो या हॉस्पिटल जाने वाले मरीज, वह ऐसे मजबूर लोगों को देखकर उनसे ज्यादा किराया मांग लेते थे। पहले तो उनकी संख्या काफी कम थी, लेकिन अपनी बातों से उन्होंने कई सारे रिक्शा वालों को उनके जैसा बना दिया था। वह बाकी रिक्शा वालों को बताने लगे कि अगर यूं ही तुम ईमानदारी से काम करते रहोगे तो सारी जिंदगी रिक्शा ही चलाते रहोगे। उनकी इन बातों का सब रिक्शा वालों पर तो नहीं, लेकिन कई सारे रिक्शा वालों पर असर पड़ता था, जिसमें संतोष भी था। संतोष के उसके पुराने दोस्तों ने उसे काफी समझाया कि वह बुरे लोगों की संगति छोड़ दे, जिससे उसकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन संतोष को वही पुराने दोस्त अब उसकी जिंदगी में रुकावट लग रहे थे। उसे लगने लगा कि वह अपने पुराने दोस्तों के विचारों की वजह से जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा और उनके ही सोच के कारण वह आज काफी पीछे रह चुका है। जहां उसने मेहनत करके एक नई रिक्शा 2 साल में ली, वहीं अगर वह बेईमानी करता तो साल में 2 रिक्शा ले सकता था। उसके बाद संतोष अपने पुराने दोस्तों को छोड़ नए दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो चुका। अब वह भी वैसा ही लालची बेईमान किस्म का इंसान बन गया था। वह भी लोगों की मुसीबत और मजबूरी देखकर ज्यादा भाड़ा वसूलने लगा। इसी बीच में काफी समय बीतता गया। संतोष अब पहले से ज्यादा कमाने लग गया था। अब तो उसकी आंखें सिर्फ मजबूर और जरूरतमंद लोगों को ढूंढती थी। अब उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। इंसानियत उसके मन में अब बची ही नहीं थी। और भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब उसने रात को भी रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह चौराहा शहर से काफी दूर था और फिर रात को रिक्शा करना सबकी मजबूरी ही बन जाती थी। संतोष और उसके कुछ साथी ही उस चौक में रात को रुकते थे। उन्होंने डरा धमका कर बाकी रिक्शा वालों को वहां से भगा दिया था। अब रात को उस चौक पर संतोष और उसके दोस्तों का एक तरह से राज था। कोई और रिक्शा वाला नहीं होने की वजह से वह चाहे जितना चाहे भाड़ा वसूलने लगे। रात की कमाई दिन की मेहनत से 2 गुनी हो गई थी। गुजरते दिनों के साथ संतोष की कमाई तो बढ़ गई, लेकिन साथ ही उसे कई तरह के नशों की भी आदत लग गई थी। शराब पीना तो उसके लिए आम बात हो गई थी। वह रात को शराब पीकर ही रिक्शा चलाता था। उस रात भी उसने हर रोज की तरह शराब पी रखी थी। शायद से वह पूर्णिमा वाली रात थी, क्योंकि चांद पूरी तरह दिख रहा था, आसमान भी साफ था, जिस वजह से पूरी रोशनी पूरे शहर को रोशन कर रही थी। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे थे और चौराहा पूरी तरह से खामोश था। वहां हर रोज एक बस आती थी जिसका समय तकरीबन 1 बजे का था, तो 12 से 1 बजे का समय उनके लिए खाली ही रहता था। उस समय
वे अक्सर जुआ खेलते थे, शराब पीते थे। संतोष भी उनके साथ जुआ खेल रहा था और वह हार चुका था, इसलिए साइड में बैठकर बाकी लोगों का खेल देख रहा था। तभी उसकी नजर चौराहे की दूसरी ओर पड़ी, जहां एक लड़की उसे खड़ी दिखाई दी। संतोष ने सोचा, लगता है सवारी है। जिस पर बाकी लोगों ने उस ओर एक पल के लिए देखा, लेकिन शायद वह खेल में इतने व्यस्त थे, इसलिए उनमें से कोई भी उठकर उस तरफ नहीं गया। लेकिन संतोष तो हार चुका था और वैसे भी वो खड़ा खड़ा बोर हो रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना वह खुद ही वहां चला जाए और उस सवारी से पूछ ले कि उसने आखिर कहां जाना है, और अच्छी खासी वो भाड़ा भी उससे मांग ले। फिर उसने रिक्शा निकाली और उसी चौराहे की दूसरी ओर जा पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने देखा एक 23-24 साल की खूबसूरत लड़की खड़ी थी। खुले लहराते बाल, गहरी काली आंखें, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक, उसके हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था। वह दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि संतोष उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह एक जाना पहचाना चेहरा था, जिसे संतोष ने याद करने की कोशिश करते हुए पूछा, कहां जाना है मैडम? तो आगे से जवाब आता है, न्यू प्लांट एरिया। कितने लोग हैं? मैं अकेली हूं। उसका जवाब सुन संतोष के दिल में घंटी बजी। एक अजीब सी खुशी दौड़ने लगी। न्यू प्लांट एरिया शहर से काफी दूर था और सुनसान जगह पर था। वह दूर जाने का अक्सर ज्यादा भाड़ा बताता था, लेकिन वह इस खूबसूरत अकेली लड़की को जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने कहा, मैडम आधी रात हो चुकी है, वहां जाने के लिए बाकी रिक्शा वाले 150 से 200 रुपए लेते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 100 रुपया लूंगा। इस बात पर वह लड़की मुस्कुराई और बोली, चलेगा। उसकी मुस्कुराहट देख संतोष और भी ज्यादा पिघल गया। उसने कहा, आइए बैठिए। फिर वह लड़की उसकी रिक्शा पर बैठ गई और रिक्शा उस चांद की रोशनी में चल पड़ी। संतोष उस लड़की से बात करके उस पर अपना इंप्रेशन जमाने लगा। उसे लगता था कि वो अपनी बातों से लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और नशे में होने के कारण उसकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मैडम, आप इतनी रात को घर से इतनी दूर? मैं जॉब करती हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गई। अच्छा, वैसे आपको डर नहीं लगता? हाँ, पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता। तो क्या आप हमेशा से ही लेट नाइट जाते हो? हाँ, कुछ महीनों से। वैसे मैं एक बार तुम्हारी रिक्शा में बैठ चुकी हूँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आपको मैंने कहीं कहीं देखा है। वैसे मैडम, आपके साथ कौन कौन रहता है? मैं अकेली रहती हूँ, मेरे छोटे बेटे के साथ। वह एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन उसकी उम्र की ओर देखते हुए उसे औरत कहना ठीक नहीं था। वह कॉलेज जाने वाली लड़की ही लग रही थी। संतोष ने जब अकेली रहती सुना तो उसके मन में न जाने क्या सूझा। उसने आगे कहा, मैडम, अगर अगली बार आपको इसी तरह की देरी हो जाए तो मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको घर तक छोड़ दिया करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद उस लड़की ने कहा, ठीक है, उतरते वक्त नंबर दे देना। उस लड़की से इस जवाब की उम्मीद संतोष को नहीं थी, और ये जवाब सुन उसके मन में न जाने किस तरह का एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग गया, जहां उसे लगने लगा कि उसने उस लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। कुछ समय बाद मुख्य सड़क खत्म हो गई और वह कच्चे रास्ते की ओर चल पड़े। यहाँ से न्यू प्लाट ज्यादा दूर नहीं था, कुछ 10-15 मिनट का रास्ता था। संतोष अब उसका घर देखने के लिए बेचैन था। उसने आगे के बारे में सोच रखा था कि उसके घर के पास पहुंचने पर वह पानी पीने के बहाने उसका घर देख लेगा। वह मन ही मन ये सब सोच रहा था और खुश भी हो रहा था। रास्ते के दोनों तरफ काफी घनी झाड़ियां थी, जो चांद की रोशनी को जमीन पर आने से रोक रही थी। रास्ता काफी ऊंचा नीचा और कच्चा था, जिस वजह से रिक्शा काफी संभल कर चल रहा था। संतोष को उस रास्ते पर चलते हुए अब काफी समय हो चुका था। बीच बीच में वह लड़की उसे पीछे से आवाज देते हुए रास्ता बता रही थी और रिक्शा उसके बताए रास्ते पर चल रही थी। उसके बताए रास्ते पर चल रही थी। फिर अचानक एक सुनसान जगह पर उस लड़की ने रिक्शा को रोकने के लिए कहा। वहां आसपास कोई मकान या घर नहीं था। रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी और उन्हीं झाड़ियों के बीच से गुजरती एक छोटी सी पगडंडी। आपका घर कहाँ है मैडम?
यहाँ से थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ता है, रिक्शा वहां तक नहीं जाता। ये मौका देख संतोष ने झट से कहा, अच्छा तो मैं आपको घर तक पैदल छोड़ देता हूँ। ओ हाँ, तुम्हें तो साथ चलना ही पड़ेगा। रात के समय एक सुनसान जगह पर अकेली नौजवान लड़की ने उसे साथ चलने के लिए कहा तो ना जाने कैसे वहशीपन वाली खुशी संतोष के मन में जाग गई। उसने रिक्शा के अंदर का लाइट ऑन करके पीछे की ओर मुड़ते हुए कहना ही जाता था कि चलिए, कि उसके शब्द उसके गले में इस तरह अटक गए जैसे उसके प्राण सूख गए हों। रिक्शा के अंदर जो लड़की बैठी हुई थी उसका चेहरा खूबसूरत नहीं, सड़ चुका एक ऐसा चेहरा, खौफनाक चेहरा था जिसके चेहरे पर सिर्फ मांस, वो भी चला हुआ, और चमड़े की हड्डियां दिखाई दे रही थी। आंखें पूरी तरह से सफेद और सूखी हुई थी जो बिना पलके झपकाए संतोष को घूर रही थी। सिर के आधे से ज्यादा बाल झड़ चुके थे और उस जगह की चमड़ी भी बालों के साथ निकल चुकी थी, जिस वजह से खोपड़ी साफ साफ दिखाई दे रही थी। कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और सड़ चुके थे। शरीर पर मिट्टी की ऐसी परत थी कि यह समझना मुश्किल था कि वह मिट्टी है या सड़ा हुआ मांस। वह दृश्य इतना भयावह और डरावना था कि कोई उसे देख ले तो मर ही जाए। और यही हालत संतोष की हुई। उसकी सांस तो मानो अटक सी गई थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी जैसे वह अब फट ही जाए। हाथ पैर तो इस तरह कांप रहे थे कि जैसे उसका उन पर कोई नियंत्रण ही ना हो। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसका नशा एक झटके में उतर चुका था। उसने तेजी से आगे की ओर देखा और रिक्शा चालू करने लगा। उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि रिक्शा को वह चाबी भी नहीं लगा पा रहा था। उसने जैसे तैसे करके चाबी लगाई, लेकिन रिक्शा शुरू ही नहीं हो रही थी। उसने रिक्शा की किक उठाई और जोर जोर से उसे खींचने लगा ताकि रिक्शा शुरू हो जाए। लेकिन तभी पीछे से उस लड़की ने उसका गला पकड़ लिया। उन हाथों की हड्डियां उसके गले पर चुभने लगी थी। उसकी सांस दबने लगी थी। संतोष दोनों हाथों से उस औरत या चुड़ैल या जो भी थी जिसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसकी उंगलियां उस औरत के हाथ के मांस के अंदर धंस रही थी। उसने जैसे तैसे अपना गला छुड़वा लिया और फिर वह तेजी से रिक्शा से बाहर निकलकर सीधे रास्ते की ओर दौड़ने लगा। उसके हाथ और गले पर कुछ चिपचिपा पदार्थ चिपक चुका था। वह गीली मिट्टी थी या फिर वही सड़ा हुआ मांस, उसे नहीं पता, लेकिन वह घृणा से उसे अपने शरीर से दूर फेंकने लगा और जी जानकर दौड़ने लगा। मदद के लिए संतोष चिल्ला रहा था। काफी दूर दौड़ने के बाद उसे आगे एक रिक्शा दिखाई दी। वह और तेजी से दौड़ते हुए उस रिक्शा के पास मदद के लिए आया, लेकिन देखा तो क्या, वह उसी की ही रिक्शा थी। वह दौड़ते हुए उसी जगह आ गया था जहां उसने अपनी रिक्शा बंद की थी। उसने रिक्शा के पिछली सीट पर डरते हुए देखा, लेकिन वहां पर अब कोई नहीं था। ये मौका देख वह रिक्शा में बैठ गया और उसे चालू करने लगा, लेकिन रिक्शा शुरू ही नहीं हो रही थी। उसे भूतों के बारे में इतनी जानकारी थी और उसे अपनी दो बड़ी गलतियों का एहसास भी हो गया था। एक तो उसने उस औरत को, उस चुड़ैल को, वो जो भी थी, उसे अपनी रिक्शा में बैठने का उसने निमंत्रण दे दिया था, क्योंकि ऐसी ताकतें बिना आपकी अनुमति के आपके वाहन पर कभी नहीं चढ़ सकती। और दूसरा, हाँ, उसका रिक्शा जो उसने बंद कर दी थी। वह समझ गया अब उसकी रिक्शा शुरू नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह बेमतलब की कोशिश करता रहा। तभी अचानक उसका डरावना चेहरा उसके सामने आ गया। वह एकदम से डर के मारे उछल गया। उस चांद की रोशनी में उसका चेहरा किसी शराब से कम नहीं लग रहा था। संतोष रिक्शा से बाहर निकलकर पीछे की ओर भागने लगा। उसने सोचा अब वह बिना रुके भागता ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो वह उस रास्ते से बाहर निकल ही जाएगा और उसे रास्ता मिल जाएगा। लेकिन तभी उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया और इतना जबरदस्त पकड़ा कि वो औंधे मुंह जा गिरा। उसकी नाक जमीन से जबरदस्त टकरा गई और फट गई, जिससे खून ही खून उसके चेहरे पर फैल गया। वह अपने आप को संभालता कि तभी वह घसीटता हुआ जाने लगा। कोई अदृश्य चीज उसका पैर खींचकर उस पतली सी पगडंडी से उसे ले जा रही थी। उस पथरीले रास्ते से घसीटते वक्त नुकीले पत्थर उसके शरीर को छीन रहे थे। उसका शरीर छल्ली छल्ली और लहूलुहान हो गया था। कपड़े फट चुके थे। वह दर्द से चीख रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था।
तो उस सन्नाटे वाली रात को संतोष की चीखें चीर रही थी। उसे उम्मीद थी कोई ना कोई उसकी आवाज सुन लेगा। वह काफी देर घसीटता हुआ एक जगह पर जा पहुंचा। उसका पैर अब अचानक उस अदृश्य शक्ति ने छोड़ दिया। वह डर के मारे यहां वहां देखने लगा। चारों ओर से देखने के बाद जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तभी चांद की रोशनी में उसने देखा कि उसके सामने दो रेत के टीले हैं। एक टीला छोटा था और एक बड़ा टीला। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, वो टीले नहीं, असल में दो कब्र थी, जिसे देखकर वह डर के मारे लड़खड़ाकर खड़ा हुआ और उन कब्रों से दूर हो गया। पागलों की तरह यहां वहां देखने लगा, उस औरत को तलाशने लगा, लेकिन वहां पूरी तरह से खामोशी थी, सन्नाटा था। उसके साथ क्या हो रहा था उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वह जो भी शक्ति थी उसे यहां तक क्यों लेकर आई? कौन थी वह और क्या चाहिए था उसे? ऐसे सवाल उसके मन में उमड़े ही थे कि अचानक एक चीख के साथ वह सड़ा गला चेहरा उसके सामने आ गया। उस औरत ने दोनों हाथों से संतोष का सर पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। संतोष चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसके सर में एकदम से तेज दर्द होने लगा, जैसे ही उसका सर अभी के अभी फट जाएगा। लेकिन साथ ही कई सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने चलने लगे। उसे याद आ गया कि वह औरत कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था और उसका संतोष के साथ क्या संबंध था। कुछ क्षणों बाद उस असहनीय दर्द के साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन दोपहर के तकरीबन 1 बजे संतोष को होश आता है। वह अपने आप को एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ देखता है। उसके बिस्तर के बाजू में ही उसकी मां सहमी सी बैठी हुई थी और कुछ 1-2 लोग वहां मौजूद थे जिन्हें वह नहीं जानता था। उसे बाद में मालूम हुआ कि वह उसी एरिया के लोग थे जहां संतोष बेहोश हुआ था और उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया था। उसके 1-2 रिक्शा वाले दोस्त भी वहां मौजूद थे। सबने उसे काफी पूछा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन वह खामोश रहा। वह इस तरह से स्तंभ हो गया कि जैसे वह किसी गहरी सोच में डूब गया हो। मगर उस लड़की के बारे में वह सोचता रहा जो कल रात को उसे मिली थी। उसे अब सब याद आ गया था कि ये बात लगभग साल भर से ऊपर की थी। बेईमानी से पैसा कमाने का नया लगा था। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर वह हर तरह के गलत काम करने लगा था। यहां तक कि लूटपाट भी। उस दिन ऐसे ही रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। चौराहा लगभग सुनसान था, कोई प्रवासी नहीं था सिवाय एक लड़की के। उसकी बस लेट हो गई थी। उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था, इसलिए वह संतोष की रिक्शा के पास आई। संतोष उस वक्त शराब के नशे में था। जब उसे ज्यादा भाड़ा बताया तो उस लड़की ने झट से अपने पर्स से पैसे निकालकर संतोष को दे दिए। जब वो लड़की पर्स खोलकर अपने पैसे निकाल रही थी, तभी संतोष ने उसके पर्स के अंदर रखे पैसे देख लिए थे, जिससे उसकी नीयत बिगड़ गई। उस समय पर वहां काफी अंधेरा था, तो वह यह समझ गया कि इस लड़की ने उसे अच्छे से नहीं देखा होगा। वह कुछ गलत भी कर लेगा तो भी वह उसे पहचान नहीं पाएगी। फिर उसने पैसे लिए और उसे अपनी रिक्शा पे बिठाकर न्यू प्लांट एरिया की ओर, जिस तरफ लड़की ने जाना था, रिक्शा चल पड़ी। चलती रिक्शा में उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया और एक सुनसान जगह देखकर रिक्शा रोक ली। अचानक एक सुनसान जगह रिक्शा रुकने की वजह से वह लड़की डर गई। क्या हुआ भैया? उसने पूछा संतोष से, भैया क्या हुआ, अपने रिक्शा यहां क्यों रोक दी? उसने रिक्शा बंद की और बाहर निकला। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और जोर से खींचकर उसे भी बाहर निकाल लिया। भैया ये क्या कर रहे हो? वह लड़की कांपते हुए बोली। संतोष ने अपनी जेब से चाकू निकाला, उसे गले से लगा दिया और दूसरे हाथ से उसकी लगा। उस लड़की ने भी अपनी पकड़ उस पर्स पर जमा ली, पीछे खींचने लगी। नहीं भैया प्लीज, मेरे पैसे मत लो, ये पैसे मेरे बच्चे के इलाज के लिए है। अरे चल ला इधर, उसने जोर से कहा और पर्स खींचने लगा। वह लड़की गिड़गिड़ाने लगी, मदद के लिए चिल्लाने लगी। वह गिड़गिड़ाते हुए संतोष को बता रही थी कि उसका बच्चा बीमार है, उसे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना है और ये पैसे भी उसके इलाज के लिए है। लेकिन संतोष को उसकी बात का कोई असर नहीं था।
जब इतना खींचतान करने के बाद यह पर्स उसके कब्जे में नहीं आ रहा था तो उसने जोर से खींचकर 2-3 थप्पड़ उस लड़की को लगा दिए और उसके पेट पर लात मारी। आखिर एक औरत के मर्द का मुकाबला कैसा है? आखिर एक औरत मर्द का मुकाबला कैसे कर पाती है? वह लड़की नीचे गिर पड़ी और दर्द से कराहने लगी। संतोष ने उसका पर्स खींच लिया और रिक्शा में जाकर बैठ गया और रिक्शा शुरू की। वह लड़की उठने की कोशिश करने लगी लेकिन संतोष ने इतनी बेरहमी से उसे लात मारी थी, वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर भी वह जैसे तैसे खड़ी हुई और गिड़गिड़ाते हुए संतोष से अपने ही पैसों की भीख मांगने लगी। वह बताने लगी कि उसके घर पर कोई नहीं है, उसका बच्चा बीमार है, लेकिन बेरहम संतोष, उसकी तकलीफ, उसकी मुसीबत उसके सामने कोई मायने नहीं रखती थी। उसने रिक्शा शुरू की और तेजी से वहां से भाग गया। उस लड़की ने रिक्शा को पकड़ने की कोशिश की जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसका सर फट गया। उसके बाद की सारी घटनाएं भी संतोष के मन के अंदर समा चुकी थी। उस अनजान जगह पर उस काली रात में वह लड़की दर्द से करहा रही थी, रो रही थी और अपने घर का रास्ता खोज रही थी। कौन से एरिया में थी, उसका घर किस ओर था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। रोते रोते वह जोर जोर से चीख रही थी ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके। उसकी मदद के लिए कोई तो आगे आए लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। वह अंधेरे में यहाँ वहां भटकती रही। उसके सिर की चोट और उसके पेट का दर्द अपने बच्चे की फिक्र में महसूस ही नहीं हो रहा था। उसे बस अब जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचना था, लेकिन वह किसी वीरान अनजान जगह पर फंस गई। उसका फोन भी उसी संतोष के कमीने के पास उसी पर्स में था। वह किसी को भी मदद के लिए बुला नहीं सकती। सूरज की पहली किरण के साथ जब सुबह हुई तो उसे एक जाना पहचाना रास्ता मिल गया। वह रोते हुए अपने घर पहुंची। उसने दरवाजा खोला तो देखा उसका 4 साल का एक मासूम बच्चा सोफे पर सोया हुआ था। उसने उसे छू कर देखा तो उसका शरीर तप रहा था। उसकी दवाइयां वहीं टेबल पर पड़ी थी जिसे उसे रात को अपने बच्चे को पिलाना था। कल रात को पैसे लेने के लिए वह अपने पुराने दफ्तर गई हुई थी। उसने 1 महीने पहले जॉब छोड़ दी थी, लेकिन 3 महीने की उसकी पगार बाकी थी। कई बार फोन करने पर, अपने बच्चे की मेडिकल इमरजेंसी बताने पर कल उसका बॉस पैसे देने के लिए राजी हुआ था और इसके लिए उसने उसे रात के 8 बजे बुलाया था। उसे लगा कि जाने आने में 2 घंटे लगेंगे, वह 10 बजे तक घर पहुंच जाएगी। उसका बच्चा बीमार था, रात को उसे दवाइयां देनी थी, लेकिन वह जल्द घर आ जाएगी। इस उम्मीद में उसने आसपास किसी को भी अपने बच्चे की देखभाल के लिए नहीं कहा था। लेकिन अपने पुराने दफ्तर पहुंचने पर उस पुराने मालिक ने पैसों को लिए काफी देर यूं ही रुका कर रखा, लेकिन उस लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी मजबूरी थी। रात के करीब 10:30 बजे उस मालिक ने उसे पैसे दिए। उसके बाद चौराहे तक आने के लिए उसे कोई वाहन नहीं मिला। वह जैसे तैसे कर रात के 12 बजे चौराहे तक पहुंची थी। सुबह के 5 बज रहे थे। आनंद फानंद में वह अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। सुबह भी उसे कोई रिक्शा नहीं मिली। वह अकेली ही उसे लेकर हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जब बच्चे को भर्ती कराया तो पता चला कि बुखार उसके दिमाग तक पहुंच गया था। और फिर क्या, कुछ ही दिनों के बाद वह बच्चा भी मर गया। उस औरत की जिंदगी जैसे खत्म हो चुकी थी। 3 साल पहले उसका पति गुजर चुका था और अब उसका बच्चा। अपने बच्चे को खोने के बाद वह डिप्रेशन में चली गई और कुछ दिनों बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या करने से पहले एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि उसे उसी जगह दफनाया जाए जहां उसके बच्चे को दफनाया गया है। और फिर मोहल्ले के लोगों ने वैसा ही किया। संतोष ने ये सारी बातें अपने परिवार को तो नहीं बताई, लेकिन अपने उन रिक्शा वाले दोस्तों को बताई जिनके साथ वह रहता था। फिर वह रिक्शा वाले उसे एक बड़े तांत्रिक के पास ले गए। उस तांत्रिक ने पूजा पाठ की, उसे कुछ धागे वगैरह दिए जिसको संतोष ने हाथों पर बांधना था और उस इलाके में वापस ना जाने की सलाह दी। लेकिन फिर भी संतोष के दिमाग से वह घटनाएं नहीं जा रही थी। हर रोज रातों को उसे वही सपना आता, वही कब्र दिखती और उसे वही लड़की का चेहरा दिखता। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसके लालच ने 2 जिंदगियां खत्म कर दी थी। वह उस अपराध भाव में हर रोज जीने लगा। वह एकदम से बदल गया था, गुमसुम हो गया था। किसी से भी बात नहीं करता था। घर में एक कोने में बैठा रहता था।
सबको लगा कि उसे मानसिक धक्का लगा है, कुछ दिन गुजरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद संतोष की लाश मिली। उसने उसी कब्र वाली जगह पर अपने आप को एक पेड़ के फंदे से लटका लिया था। यहाँ पर संतोष की कहानी खत्म हो गई थी और साथ ही उस लड़की और उसके बच्चे की। उस लड़की का नाम गौतमी था और उसके बच्चे का नाम था चिराग। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके